विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं आज आपको क्रिया पर आधारित जितने सारे सवाल हैं, जैसे क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, पूर्वकालिक क्रिया, परिणामात्मक क्रिया, इन सारे सवालों के जवाब आज सिखा दूंगा। प्लीज़ आप ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और समझें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को हम समझते हैं। बच्चों, आपको क्रिया की परिभाषा को रटने की अब आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझिए। विद्यार्थियों, हम सुबह से शाम तक कई बातें करते हैं, इन्हीं बातों को हम वाक्य भी कह सकते हैं। अर्थात वाक्य में किसी न किसी कार्य का होना आवश्यक होता है और वो होता भी है। उसे ही हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मोहन फुटबॉल खेल रहा है, वे दौड़ रहे हैं। इन दोनों बातों में अर्थात दोनों वाक्यों में कोई न कोई कार्य का जिक्र आया है। आप बता सकते हैं कौन सा कार्य हो रहा है? बिल्कुल, आप बता सकते हैं कि पहले वाक्य में जहां खेलने की बात आ रही है तो दूसरे वाक्य में दौड़ने की। अर्थात अब हम क्रिया की परिभाषा को इस प्रकार लिख सकते हैं कि वाक्य में किसी कार्य को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। मित्रों, क्रिया की परिभाषा समझने के बाद आइए अब हम क्रिया में प्रयुक्त होने वाला धातु, जो मूल उसका अंश होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, सभी क्रियाएं लिंग, वचन और काल के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती है, परंतु प्रत्येक स्थिति में क्रिया के सभी रूपों में एक अंश हमेशा विद्यमान रहता है। क्रिया के रूप की बात आ ही गई है, तो अब हम यहाँ पर क्रिया के रूप के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। ध्यान रहे कि क्रिया का रूप है वो वचन, लिंग और काल के अनुसार बदलता रहता है। अब आप देखिए आगे जो मैं वाक्य दिखा रहा हूँ, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे पहला वाक्य है राजू पढ़ता है, राजू ने पढ़ा, राजू पढ़ेगा, राजू पढ़ रहा था, राजू पढ़ चुका है। आपने देखा कि इन वाक्यों में पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ रहा था, पढ़ चुका है, ये सभी क्रिया के विभिन्न अलग अलग रूप हैं। इन सभी क्रिया के रूपों में पढ़ अंश विद्यमान आया है। मित्रों, यही अंश क्रिया का मूल धातु कहलाता है। अब हम क्रिया के भेदों के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मित्रों, क्रिया के दो भेद माने गए हैं, एक सकर्मक क्रिया है, एक अकर्मक क्रिया है। सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानें। तो अकर्मक क्रिया, जैसे कि सबसे हमें पता लग जाता है कि अकर्मक क्रिया में अ उपसर्ग कर्म शब्द के साथ में लगा हुआ है। अ का अर्थ होता है नहीं या रहित, यानी जो क्रिया कर्म रहित अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं, वही अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए जैसे लता हंस रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में क्रिया का प्रभाव क्रिया को करने वाले अर्थात कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए ये दोनों क्रियाएं अकर्मक हैं। इनके अलावा जागना, उड़ना, दौड़ना, बैठना, चलना, रोना, डरना आदि क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब हम क्रिया के दूसरे भेद यानी सकर्मक क्रिया के बारे में समझेंगे। दोस्तों, शब्द उच्चारण से इसमें भी स्पष्ट है कि स उपसर्ग से ये शब्द बना हुआ है। स का अर्थ होता है सहित या उसमें वो उसकी उपलब्धता होना। हम कह सकते हैं कि जो क्रिया वाक्य में कर्म सहित आती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह अखबार पढ़ रहा है, दूसरे वाक्य में वह लकड़ी काट रहा है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्ता की बजाय कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पढ़ना और काटना दोनों सकर्मक क्रियाएं हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया का अगला भाग अगले वीडियो में भेजूंगा।